Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा जीके के अंतर्गत जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के HSSC जो पेपर हुए हैं उसमें कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उनमें से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमें चर्चा कर रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पर, यानी तैमूर लंग का जैसे जिक्र किया है। तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था, जब भारत पर आक्रमण किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का राज था? किस वंश का राज था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जैसे जिक्र करें, क्वेश्चन तो आपका दिया हुआ था, तिमुरिद या तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था भारत में, उस समय हरियाणा के ऊपर किस राजवंश का जो अधिकार था, यानी कौन राज चला रहा था, हरियाणा का जिक्र किया है। तो मैंने बहुत बार जिक्र किया इस चीज़ के बारे में। जब इसने आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, उस समय भारत पर राजकाज कौन सा वंश कर रहा था? आपका तुगलक वंश। कौन सा था? आपका तुगलक वंश। नोट करने वाली बात है, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैंने HSSC का तो अभी आपके सामने जिक्र किया ही था, इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए SSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी SSC का जैसे जिक्र करते हैं, SSC में भी पूछा गया है और कई PCS यानी राज्यों की जो सर्विस होती है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब तैमूर लंग ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन चल रहा था, या भारत में किस वंश का शासन चल रहा था, या स्टेट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे हरियाणा से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया, अभी हरियाणा में उस समय किस वंश का शासन था, तो आपको ध्यान होना चाहिए तुगलक वंश। मैंने कई बार आप सब बच्चों को बताया है, बे भारत में हम जब दिल्ली का जिक्र करते हैं, दिल्ली पर जिस वंश का, खासकर दिल्ली सल्तनत का जिक्र करो या मुगल काल का जब आप जिक्र करो, 1206 से लेके आप 1707 तक का जब आप जिक्र करते हो, ठीक है, भी महत्वपूर्ण जो मुगल काल रहेगा वो 1707 तक रहेगा। तो 1206 से लेके 1707 तक जितने दिल्ली की गद्दी के ऊपर जो राजा महाराजा बैठे हैं, उन महाराजा महाराजाओं का संबंध कहाँ से रहा है? वो हरियाणा से। यानी दिल्ली के ऊपर राज करने वाले जो राजा रहे हैं वो राजकाज कहाँ पर करते थे? हरियाणा पर भी करते थे। किसी भी राजा का आप जिक्र करके देख सकते हो, बलबन का भी साम्राज्य उस समय यहीं पर था, चाहे यहाँ फिरोज शाह तुगलक का जैसे जिक्र करो, तो आपको ध्यान होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था भारत पर? 1398 में भी। कब आक्रमण किया था? 1398 में। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार रिपीट हुआ आपका। यानी तैमूर लंग ने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था? 1398 में। हम जिक्र करते हैं तैमूर लंग कहाँ से शासक था? आपको ध्यान होना चाहिए समरकंद से भी। कहाँ था? समरकंद। आपको ध्यान होना चाहिए तैमूर लंग का जन्म हुआ था 1336 में भी। कब हुआ था जन्म? 1336 में, और मृत्यु हुई थी 1405 में। हमेशा मैंने आप बच्चों को यही बताया है भी जब भी आपका जन्म और मृत्यु को उसको याद करना हो तो जन्म को ऊपर रखो और मृत्यु को क्या है? नीचे रखना का है। हिंट के अंदर आपको चलना है। यानी जन्म कब हुआ था? 1336 में। मृत्यु कब हुई थी? 1405 में। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए 1369 में, यानी ये क्या बैठा था? गद्दी के ऊपर बैठा था समरकंद का जैसे जिक्र करते हैं इसके पिता की मृत्यु के बाद में। अब समरकंद में अपने पिता की मृत्यु के बाद में जब ये गद्दी पर बैठा था तो ये क्या बनना चाहता था? आपको ध्यान होना चाहिए चंगेज खां की तरह भी। चंगेज खां व सिकंदर की तरह बनना चाहता था भी, ठीक है भाई, सिकंदर। अब आप ध्यान होना चाहिए भी चंगेज खां की तरह ही क्यों बनना चाहता था, सिकंदर की तरह ही क्यों बनना चाहता था? चंगेज खां की तरह ये निर्दयी और क्रूर बनना चाहता था, ठीक है भी। यानी हम इतिहास में जब भी पढ़ते हैं भी चंगेज खां दुनिया का सबसे क्रूर शासक रहा है, क्रूर आपका बाहरी आक्रमणकारी रहा है। खास करके हम जब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश का जब शासन पढ़ते हैं 1222 के अंदर, उस समय आपको ध्यान होना चाहिए चंगेज खान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। वो हिस्ट्री की बातें हैं, इतिहास से संबंधित अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री के अंतर्गत वो वीडियो देख सकते हो। इल्तुतमिश से संबंधित मैंने जो बनाई हुई है, हम जो जिक्र कर रहे हैं वो इसी से। तो चंगेज खां की तरह क्या बनना चाहता था? वो क्रूर बनना चाहता था। और सिकंदर की तरह वो क्या बनना चाहता?
था? विश्व विजेता बनना था। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे आप जिक्र करो इस चीज के बारे में, तो उसने मध्य एशिया का जैसे जिक्र करते हैं, मध्य एशिया के इस सारे क्षेत्र को उसने क्या है, जीतने का जो काम किया था। यानी सिकंदर की तरह क्या बनना चाहता था? वो विश्व विजेता बनना चाहता था। और चंगेज की तरह क्या बनना चाहता था? क्रूर बनना चाहता था। और इसकी क्रूरता के हमें बहुत से जो किस्से देखने को भी मिलते हैं, पढ़ने को भी मिलते हैं, जिसे मैं जिक्र करूंगा। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। तैमूरलंग ने जब आक्रमण किया तो भारत और हरियाणा में किस वंश का जो राजकाज था? वो तुगलक वंश का था। तुगलक वंश मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से आपको करवाया, सभी के सभी फैक्ट आपको बताए हुए इससे संबंधित, वो आप वीडियो देख सकते हो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके। हम जिक्र करें सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए तैमूरलंग कहाँ से था? भी समरकंद से भी, ठीक है भी, समरकंद। खास करके 1405 का जब हम जिक्र करते हैं तो समरकंद में इसका कहा है मकबरा है भी, यानी इसका मकबरा कहाँ है? 1405 में इसकी मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया था? समरकंद अफगानिस्तान में। और कहाँ पर है इसका मकबरा? भी समरकंद में। ये भी आपको ध्यान हो। इसके अलावा जैसे जिक्र करें भी, इसने आक्रमण जब किया था भारत के ऊपर तो किस तरह से आक्रमण किया था? समरकंद आप पढ़ोगे भी, अफगानिस्तान में, यहाँ पर समरकंद जैसे जिक्र करोगे। समरकंद से सबसे पहले ये कहाँ पर आया था? दीपालपुर भी, समझने वाली बात है। दीपालपुर, दीपालपुर से फिर ये बटनेर, कहाँ गया था? बटनेर। फिर से आपका सरस्वती नगर, सरस्वती नगर का जैसे आप जिक्र करोगे, सरस्वती नगर से कहाँ चला गया था? ये दिल्ली। कहाँ चला गया था? दिल्ली। दिल्ली से फिर आपका मेरठ, मेरठ से फिर ये आपका चला गया था हरिद्वार, हरिद्वार से चला गया था ये जम्मू, और जम्मू से फिर अपने वतन कहाँ चला गया था? ये समरकंद। ये इसका आक्रमण करने का क्या था? तरीका था। सबसे पहले समरकंद से जैसे जिक्र करते, पहले तो अपने पोते को भेजा था इसने, ठीक है भी, ये भी हम इतिहास में जैसे पढ़ते हैं। दीपालपुर पर आक्रमण किया था। प्राचीन काल में ये दीपालपुर पंजाब का हिस्सा होता था, परंतु भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद में ये दीपालपुर कहाँ चला गया? आपका पाकिस्तान के अंदर। बटनेर फिर दूसरा जो आक्रमण था इसका कहाँ पर था? बटनेर जैसे जिक्र करोगे। वर्तमान जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जो आपका है, हनुमानगढ़ जिला है, वो क्या है? आपका बटनेर है। बटनेर के राजपूतों ने सबसे पहले तो क्या किया? इसका विरोध किया, इसके साथ युद्ध किया, परंतु बाद में क्या हो गए थे? वो हार गए थे। हारने के बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। एक बार तो तैमूरलंग ने उसको माफ़ कर दिया था, परंतु कुछ असावधान जैसे हुए राजपूत, असावधान होते ही उनके सर कलम कर दिए। तैमूरलंग अपनी जो आत्मकथा है, यानी तुझके तैमूरी, इसकी आत्मकथा क्या है? इसकी आत्मकथा का हम जब जिक्र करते हैं, तुझके आत्मकथा का जब आप जिक्र करोगे, तुझके तैमूरी जो इसकी आत्मकथा है, उस आत्मकथा में ये जिक्र भी करता है इस किस्से का। ये कहता है भी बटनेर में जैसे ही राजपूत असावधान हुए तो एक ही घंटे के अंदर 10,000 लोगों के क्या है? सर कलम कर दिए गए, यानी सर जो है वो धड़ से अलग कर दिए गए थे। ऐसा क्रूर निर्दयी शासक था तैमूरलंग। इसको शौक था, यानी नर मुंड जो थे, यानी आदमियों के जो सर थे, उन सरों से ढेर चिन्हवाना, यानी बौद्ध विहार की तरह एक इमारत खड़ी करने का क्या था? इसको शौक था, ठीक है। इसके बाद में जैसे ये कहा गया, इसका अगला जो निशाना था बटनेर के बाद में सरस्वती नगर था, सरस्वती नगर। ये सरस्वती नगर जो आपका वर्तमान में हरियाणा का कौन सा जिला है? सिरसा जिला। सिरसा जिला के ऊपर इसने आक्रमण किया। यहाँ पर भी उसने हजारों लोगों का कत्ल किया था। खास करके जब भी हम तैमूरलंग का जिक्र करते तो तैमूरलंग, आपको ध्यान होना चाहिए, ये इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। इस्लाम है धर्म। इतिहास में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ते हैं भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत की तरफ निकला था। जबकि वास्तविकता ये है, ये भारत की धन संपदा से प्रभावित था और भारत की धन संपदा को लूटने का इच्छुक था। परंतु ये बात जब इसने सोची भी, ये कहेंगे अपने सेनापतियों को, तो ये समरकंद के जो है, खास करके भारत में प्रवेश करना बड़ा कठिन कार्य था। जैसे इस पर्वत श्रृंखला का जैसे जिक्र करते, इधर आपकी जो ये सिंधु झेलम जो आपकी नदियाँ हैं, नदियों के अंदर भयंकर बाढ़ें आती थी, उनको पार करना। तो उसने सबसे पहले अपने जो सेनापति और बड़े बुद्धिजीवी जो लोग थे उनको कहा था भी हम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है, विश्व में मतलब युद्ध करेंगे, भारत के ऊपर जैसे आक्रमण करेंगे, धन संपदा लूटना नहीं। परंतु बाद में इसने इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया था। इसके साथ साथ भारत से बहुत सी धन संपदा लूट कर भी अपने वतन गया था।
आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने सरस्वती नगर से फिर सिरसा से इसी रास्ते से, जैसे आपको सिरसा से जो बुना उकलाना रास्ते केथल जींद के रास्ते से आपका सिरसा से फिर आपको ध्यान होना रोहतक से फिर कहाँ प्रवेश किया था इसने, दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली में जब ये प्रवेश करता है तो इसके पास लगभग 1 लाख से ज्यादा क्या थे, बंदी थे भी। 1 लाख से ज्यादा क्या थे इसके पास, बंदी थे भी। बंदी मतलब क्या, जैसे आप पढ़ोगे यानी बुजुर्ग जो थे और नर जो थे उनके तक, या पुरुष जो थे उनका तो कत्ले आम करवा देता था, जबकि बच्चे और जो महिलाएं थी, जवान महिलाएं थी, उनकी संख्या कितनी थी, 1 लाख थी। दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही आपको ध्यान होना चाहिए, इसके सेनापति वगैरह ने इन्होंने कहा तो इतनी बड़ी संख्या को क्या हम किसी शिविर के अंदर नहीं रख सकते, दिल्ली में इतनी जनता का हम प्रवेश नहीं कर सकते। तब तैमूर लंग ने एक आदेश दिया था, अपनी आत्मकथा में भी इस चीज़ का जिक्र करता है, कहता है भी इन 1 लाख जो लोग हैं इनका कत्ल कर दो। और उसी एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों का क्या करवा दिया गया था, कत्ल करवा दिया गया था। और उसने ये भी आदेश दिया था भी अपना भी कोई लोग अगर इसके बीच में आए तो उसका भी कत्ल कर दो, और उसका कत्ल करने के बाद में उसकी जो संपत्ति बस्ती है या संपत्ति जो है उसको अपने आप अधिग्रहित कर लो। ठीक है भाई। तो एक दिन में 1 लाख लोगों का जो हत्या करने का जो काम किया था वो भी किसने किया था, आपका तैमूर लंग ने। और जब तैमूर लंग ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया उस समय आपको ध्यान होना चाहिए तुगलक वंश का शासन था। महमूद तुगलक का जब हम जिक्र करते हैं वो एक अयोग्य शासक था। फिरोज शाह तुगलक के बाद में जब हम तुगलक वंश का जब जिक्र करते हैं, खास करके तुगलक वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, कई बार आप एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था और छोटा कार्यकाल किस वंश का था। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल आप पढ़ोगे तो कौन सा है, तुगलक वंश है। और छोटा कार्यकाल आप पढ़ोगे तो कौन सा रहेगा, आपका खिलजी वंश रहेगा। ठीक है, ये चीज भी आपको नोट करनी है। तो उस समय कौन था आपका 1398 महमूद तुगलक था। पहले तो उसने युद्ध किया परंतु बाद में अपनी हार देखते हुए कहां भाग गया था, ये गुजरात भाग गया था। गुजरात से उसको पकड़ के दिल्ली की गद्दी के ऊपर बिठाया गया और दिल्ली को जी भर के लूटा गया। इतिहासकार कहते हैं भी जब दिल्ली के अंदर तैमूर लंग ने प्रवेश किया इतना उसने कोहराम मचाया भी दिल्ली की गलियां तक रोने लग गए। ऐसा क्रूर क्या था, वो निर्दयी आपका शासक था, आपको आक्रमणकारी था, आपको ध्यान होना। तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज इसके अलावा जैसे जिक्र किया था उसने काफिरों का जैसे जिक्र करते हैं। काफिर मीन्स क्या होता है, उन्होंने हमेशा कहा है भी हम काफिरों का अंत करने के लिए जैसे निकले हैं, इस्लाम का प्रचार प्रसार, यानी गैर जो मुस्लिम लोग हैं, गैर मुस्लिमों का क्या है कत्लेआम उन्होंने किया था, जिनको काफिर नाम से जाना जाता है। इतिहास में जैसे पढ़ते हैं, खास करके इस्लाम में जैसे हम कुरान पुस्तक में जैसे काफिर का जो जिक्र किया है, तो काफिर मीन्स क्या होता है, काफिर का मतलब होता है गैर मुसलमान, या काफिर मतलब होता है अस्वीकार करने वाला भी। क्या होता है, अस्वीकार करने वाला। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है भी, तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए। इस चीज के बारे में भी, भारत के ऊपर जब तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था तो उस समय कौन था आपका शासक, यहाँ पर किस वंश का शासन था, तो तुगलक वंश का था। किस वंश का था, तुगलक वंश का। जैसे जिक्र करोगे शासक कौन सा था, तो महमूद तुगलक। इसके बाद में फिर ये दिल्ली से मेरठ चला गया था, मेरठ में से कहाँ चला गया था, हरिद्वार। और यहाँ पर भी जो पूजा पाठ करने वाले जो लोग थे उन लोगों को बड़ा जलील किया, कत्लेआम किया था उनका। इसके बाद कहाँ चला गए थे, जम्मू। और जम्मू के राजा को डरा धमका कर इस्लाम कबूल करवा के कहाँ चला गया था, अपने वतन समरकंद चला गया था। ठीक है भी। और समरकंद जब गया था बाहर से तो बहुत सी धन संपदा के साथ साथ बाहर से बहुत से शिल्पी भी अपने साथ लेके गए थे, शिल्पकार भी लेके गया था। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है शिल्पकार का, जैसे जिक्र करते हैं शिल्पकार, क्योंकि तैमूर लंग जो है ये दिल्ली में जब प्रवेश किया तो दिल्ली के अंदर जो इमारतें बनाई हुई थी उन इमारतों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो अब उन्होंने क्या है अपने साथ शिल्पी यानी शिल्पकारों को ले जाने का फैसला लिया। भी इतनी सुंदर इमारतें उन्होंने भारत दिल्ली के अंदर बनाई है, तो ऐसी इमारतें मैं कहां जाके बनवाऊंगा, समरकंद के अंदर बनवाऊंगा। और समरकंद में खास करके तैमूर लंग ने एक स्वनिर्मित यानी स्वनियोजित एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। किन शिल्पकारों से, भारतीय शिल्पकारों से, क्योंकि भारतीय शिल्पकार एक अद्भुत शिल्पकार थे। ये चीजें भी आपको करिए।
ठीक है भाई। तो हम जिक्र कर रहे थे किसके बारे में, तैमूर लंग के बारे में, यानी तैमूर लंग ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था, ये चीज़ आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैंने इतिहास से संबंधित एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे जिक्र करते हैं, यानी मिडवल जो हिस्ट्री आपकी मध्यकालीन जो भारत है, उसमें सभी वीडियो में मैंने ये चर्चा कर रखी है के बारे में आप पढ़ सकते हो सकता है जब भी मैं कोई क्लास लेता हूं तो कोई ना कोई बात तो नई आ ही जाती है। हो सकता है उस हिस्ट्री के अंदर आप इल्तुतमिश का जैसे जिक्र करोगे, तुगलक वंश का जैसे जिक्र करोगे, वहां पर कोई आपको अलग और नई चीज आपको मिल जाएगी, और जो आज मैंने जैसे पढ़ाया तो इसमें कोई आपको नई और चीजें, क्योंकि जितनी बार हम जो चीजें पढ़ाते हैं हो सकता है कि उस समय कोई चीज हमारे दिमाग से डाइवर्ट हो गई हो, आज वो हमारे ध्यान आ गई हो, जैसे 1 लाख का जिसे मैंने जिक्र किया था वो। तो आप उन वीडियो को भी देखने का काम किया करो, और जो आज की जैसे ये वीडियो जो मैंने बनाई है, इन वीडियो को भी आप देखने का काम किया करो। इसके अलावा एचएससीसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु पुत्र जो है, सिंधु पुत्र उपन्यास है, ये किसका भी, सिंधु पुत्र उपन्यास है किस साहित्यकार का है भी, किस साहित्यकार का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएससीसी ने पूछा है, बहुत से इसके लगभग हम जिक्र करते तो 50 के आसपास इस विद्वान की क्या है रचनाएं हैं, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको ध्यान हो, सिंधु जो पुत्र उपन्यास है, इस उपन्यास को जो रचना साहित्यकार जो है वो अमृतलाल मदान है भी, अमृतलाल मदान है। और अमृतलाल मदान जो है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, कैथल से भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं रहा है जिस एग्जाम के अंदर कोई परीक्षा में कोई न कोई पुस्तक पूछी गई है और उन पुस्तकों में से अमृतलाल मदान की कोई पुस्तक ना पूछी गई। विश्व गाथा जैसे एक पेपर में देख रहा था 2-4 दिन पहले, विश्व गाथा एक पुस्तक पूछी गई थी। तो विश्व गाथा भी किसकी रचना है, आपको ध्यान होना चाहिए, विश्व गाथा। तो विश्व गाथा जो रहेगी, विश्व गाथा रचना भी किसकी है, वो अमृतलाल मदान की। सिंधु पुत्र उपन्यास है, ये भी किसका है, आपका अमृतलाल मदान। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, कैथल से भी। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, इतिहास में जब जब हम पढ़ते हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हुए हैं, बहुत से बुद्धिजीवी हुए हैं, उनका जन्म भारत में भी हुआ है और पाकिस्तान के अंदर। जैसे अमृतलाल मदान का भी हम जिक्र करें तो इनका जन्म भी कहां पर हुआ था, पाकिस्तान के अंदर हुआ था। कहां जन्म हुआ था इनका, पाकिस्तान। यानी 2 अगस्त 1941 में, 2 अगस्त 1941 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर, पाकिस्तान में भी। कहां जन्म हुआ था इनका, पाकिस्तान में एक जिला है डेरा गाजी खां। हड़प्पा सभ्यता का जब हम जिक्र करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में एक हड़प्पा सभ्यता का स्थान भी है डेरा गाजी खां, पाकिस्तान के अंदर जब हम जिक्र करते हैं तो डेरा गाजी खां जो जिला, उसके अंदर तोसा गांव है। कौन सा गांव है, तोसा गांव। तो उस तोसा गांव में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था अमृतलाल मदान। परंतु वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में रह रहे हैं, आपके कैथल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं अमृतलाल मदान है, इनकी 2 रचनाएं तो सिंधु पुत्र आप याद करना है, विश्व गाथा जरूर आपको याद करना, और भी कई रचनाएं हैं अमृतलाल मदान की आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं चर्चा करूंगा हर एक रचना के बारे में। सबसे पहले आप लिखोगे अमृतलाल मदान रचना, जैसे एक मैंने बताई आपको सिंधु पुत्र, ये पूछी हुई है सिंधु पुत्र। एक जो जिक्र किया था मैंने विश्व गाथा भी, क्या है, विश्व गाथा। ये दोनों जो है एचएसएससी ने पूछ ली है। हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा के अंदर जो मैं जिक्र करूं जिन रचनाओं का, उन रचनाओं में से कोई पूछी जाए, ठीक है भाई। जैसे एक पुस्तक इनकी है संत महात्मा भी, ठीक है भाई। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी संत महात्मा जो रचना है ये किसकी, अमृतलाल मदान की, और किस पर आधारित है, गुरु नानक देव जी पर भी। यानी ये भी चीज क्लियर होना चाहिए, किस पर आधारित है, ये गुरु नानक, यानी गुरु नानक पर देव पर आधारित जो पुस्तक है अमृतलाल मदान की, वो कौन सी है, संत महात्मा। और इसी संत महात्मा जो पुस्तक है, इसी पुस्तक के आधार पर पंजाबी जो विश्वविद्यालय है पटियाला, उस पटियाला विश्वविद्यालय ने सम्मानित भी किया है किसको, अमृतलाल मदान को। किसको, पंजाबी विश्वविद्यालय जो आपका रहेगा पटियाला,
इस विश्वविद्यालय ने क्या है, अमृतलाल मदान को सम्मानित भी किया है संत महात्मा नामक पुस्तक पर। इस पुस्तक में किसका जो रचना किया आपको ध्यान होना चाहिए, गुरु नानक देव पर, यानी गुरु नानक देव पर परवंद काव्य है भी। ये क्या है, गुरु नानक देव पर है परवंद काव्य। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो रचना जिक्र करोगे आप, इसके उपन्यास, जैसे सिंधु पुत्र का मैंने जैसे जिक्र किया था, और भी कई उपन्यास है। जैसे जिक्र करोगे आप लाल धूप, विराट बोना, याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो नेक्स्ट परीक्षा में आपको मिलेगा। विराट बोना जैसे जिक्र करोगे, वे 18 दिन जैसे जिक्र करोगे, वे 18 दिन का जैसे जिक्र करोगे, एक अधूरी प्रेम कथा, एक अधूरी प्रेम कथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी, एक समांतर प्रेम कथा, एक समांतर प्रेम कथा भी। तो ये क्या है, ये इनके उपन्यास है भी, ये क्या है आपके उपन्यास है। इसके अलावा एक जैसे दूसरा अरुण, इसका बाल उपन्यास भी क्या है, दूसरा अरुण। तो दूसरा अरुण क्या है आपका, ये इनका बाल उपन्यास भी क्या है, बाल उपन्यास। जैसे उपन्यास का जब हम जिक्र करेंगे तो उपन्यास रहेंगे आपका सिंधु पुत्र जिक्र करोगे, लाल धूप, विराट बोना जैसे जिक्र करोगे, बे 18 दिन। इसके अलावा एक अधूरी प्रेम कथा और एक समांतर प्रेम कथा का जैसे आप जिक्र करो, ये तो क्या है, अमृतलाल मदान के उपन्यास हैं। और बाल उपन्यास का आप जिक्र करोगे, दूसरा क्या है, अरुण है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, एक सस्मरण पर आधारित भी इन्होंने उपन्यास लिखा है। सस्मरण यानी सस्मरण मीन्स क्या होते हैं, अपने हे पिता, क्या लिखोगे, हे पिता। तो हे पिता जो सस्मरण उपन्यास है, ये उपन्यास भी किसका रहेगा, अमृतलाल मदान का रहेगा। अमृतलाल मदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतलाल मदान का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा जिक्र करें भी, कई नाटक भी है इनके भी, अमृतलाल मदान के क्या है, कई नाटक भी है, बड़े नाटक भी है। जैसे चट्टान का हम जिक्र करेंगे, नाटक का जैसे जिक्र करोगे भी, कई इनके क्या है, नाटक भी है। नाटक में आप श्रेष्ठ बाल, क्या है, श्रेष्ठ बाल, लहरें व चट्टान भी, लहरें व चट्टाने, लहरें व चट्टाने इनके क्या है, बड़े नाटक है भी, क्या ये बड़े नाटक। ये भी क्लियर करना हो सकता है, पूछा जाए लहरें व चट्टाने बड़े नाटक किस साहित्यकार के हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए किसके, अमृतलाल मदान। या पूछा जा सकता है श्रेष्ठ बाल, ये किसका नाटक है, तो ये भी रहेगा आपका अमृतलाल मदान का। इसके अलावा तलाश जारी है, तलाश जारी है, ये भी एक क्या है, नाटक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जिक्र करेंगे, एक मानुष काव्य नाटक है भी, मानुष, ये भी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भी, मानुष ये क्या है, काव्य नाटक है भी, क्या है, काव्य नाटक। अब नाटक देखो हम पढ़ते हैं ना, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम जिक्र करते हैं। अब हिंदी साहित्य में जब आप पढ़ोगे ना, ये तो हम हरियाणा के सिर्फ हिंदी साहित्यकारों का जिक्र करें, हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है। हिंदी में आप एमए करोगे, एमफिल करोगे या नेट क्वालिफाई करोगे, तब उन इतिहासकारों के बारे में, उन साहित्यकारों के बारे में आप पढ़ोगे। तो आप प्रेमचंद जी का जैसे जिक्र करते हो, तो उपन्यास क्या होते हैं, तिलिस्मी उपन्यास क्या होते हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास क्या होते हैं, संस्मरणात्मक उपन्यास क्या होते हैं, यानी प्रेमचंद जी के काल के उपन्यास किस तरह के थे, अलग अलग विद्याएं हमें क्या है पढ़ने को मिलती है। तो नाटक भी जब हम जिक्र करते हैं भी, जयशंकर प्रसाद के कैसे नाटक थे, मुंशी प्रेमचंद जी के कैसे नाटक थे, ऐसे जो हम चर्चाएं पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए नाटक का जो जिक्र करें तो श्रेष्ठ बाल और लहरें, ये बड़े नाटक भी हो सकते हैं, छोटे नाटक भी क्या हो सकते हैं, काव्य नाटक भी क्या हो सकते हैं आपके, ठीक है भाई। तो हम जिक्र करें, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करें अन्य रचनाएं जो है इनकी, कविता संग्रह भी कह सकते हो, जो कविता संग्रह है,
कविता संग्रह। तो कविता संग्रह जैसे आप जिक्र करोगे बूंद बूंद एहसास भी, क्या है, बूंद बूंद एहसास, कविता संग्रह व अन्य रचनाएं साथ ही कर लेंगे हम भी, क्या करें, अन्य रचनाएं जो है इनकी बहुत सी रचनाएं। बूंद बूंद एहसास का जैसे जिक्र करोगे, अशांत रहना मेरी आत्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अशांत रहना मेरी आत्मा, नेक्स्ट पेपर में आपको ये मिलेगा भी, ठीक है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें, हे प्रभु, हे प्रभु, यानी एक तो इनका उपन्यास था संस्मरणों पर आदि, हे पिता का जैसे जिक्र किया था, और एक क्या, हे प्रभु, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, एक है इनकी अनंत अनंत प्रेम कथा भी, अनंत प्रेम कथा, एक इति प्रेम कथा है, इति प्रेम कथा, और एक अमर प्रेम कथा भी, अमर प्रेम कथा। यानी प्रेम कथा से नाम से अगर कोई आए तो हम सीधा जाएंगे किस पे ऊपर, अमृतलाल मदान के ऊपर, अमृतलाल मदान। इसके अलावा जैसे जिक्र करें, अन्य का जिक्र करोगे आप, मुक्ति गाथा भी, क्या है, मुक्ति गाथा, विष गाथा का जैसे मैंने जिक्र किया था पहले भी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है HSSC के द्वारा भी, ठीक है भी, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था भी, विष गाथा किसकी रचना है, तो अमृतलाल मदान। और अमृतलाल मदान एक ऐसे शख्स है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सौहार्द रिश्ते बनाने में भी क्या है, प्रयासरत रहते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करिए, जय पराजय, नो नाटक, माया मिरग, ठीक है भी, माया मिरग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मध्य प्रदेश सरकार का हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश सरकार की दिव्य समृद्धि जो समिति है, उस समिति ने भी क्या किया है, माया मिरग जो रचना है अमृतलाल मदान, इसको क्या किया है, पुरस्कृत किया। ये भी आपको चर्चा होनी चाहिए, ध्यान हो इस चीज के बारे में भी। इसके अलावा प्रथम संवाद, आत्मा बाजार, ढाई नाटक भी, क्या है, ढाई नाटक, एक सिद्धार्थ और वे, यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित है, एक सिद्धार्थ और से, जिंदगी और नाटक, जिंदगी और नाटक। इसके अलावा होशियार और खबरदार, होशियार वह खबरदार जैसे जिक्र करें, खबरदार, ठीक है, होशियार वह खबरदार है, ये रेडियो नाटक संग्रह है भी, क्या है, रेडियो नाटक संग्रह है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। होशियार और खबरदार है, रेडियो नाटक संग्रह किस कवि के है, किस लेखक साहित्यकार की है, तो हम जिक्र करेंगे अमृतलाल मदान का, जैसे जिक्र करेंगे अमृतलाल मदान। इसके अलावा वापसी देवदास की भी, वापसी देवदास की कहानी संग्रह है भी, क्या है, वापसी देवदास, पढ़ा होगा आपने देवदास के बारे में, फिल्म भी देखी होगी देवदास जो आपने शाहरुख खान की, तो वापसी देवदास की भी, वापसी देवदास की, तो ये क्या है, कहानी संग्रह है भी, क्या है, कहानी संग्रह है, किसका है, अमृतलाल मदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। एक भारत से दूसरे भारत की ओर, एक भारत से यानी यात्रा स्मरण है भी, एक भारत से दूसरे भारत की ओर, ये यात्रा संस्मरण है भी, यात्रा संस्मरण है। जैसे मैंने जिक्र किया था ना भी, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी आपसी रिश्ते सौहार्द बनाने में भी क्या अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो उसी कड़ी में लिखा है एक भारत से, यानी भारत से पाकिस्तान के, भारत तो एक ही था प्राचीन काल में जैसे हम जिक्र करते हैं, तो एक भारत से दूसरे भारत की ओर यात्रा जो संस्मरण है, ये भी किसका है, अमृतलाल मदान का है भी, अमृतलाल मदान का। इसके अलावा भ्रष्टाचार के रूबरू, भ्रष्टाचार के रूबरू, तो ये क्या है, एक व्यंग्य है भी, क्या है ये, व्यंग्य। तो ये व्यंग्य भी किन की रचना है आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी अमृतलाल मदान की, यानी भ्रष्टाचार से रूबरू किसका व्यंग्य है, तो ये व्यंग्य भी आपका रहेगा
आपको ध्यान होना चाहिए अमृतलाल मदान। इसके अलावा देखिए पुरस्कार का मैंने बीच में भी इनका जिक्र किया था, यानी संत महात्मा का जैसे जिक्र करें तो संत महात्मा जो इनकी रचना थी गुरु नानक देव जी के पर जो प्रबंध काव्य लिखा गया था उसके ऊपर पुरस्कार दिया था किसने, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के द्वारा। इसके अलावा माया मिरक का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो माया मिरक जो पुस्तक थी उस पुस्तक के ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश का जो मैंने दिव्य स्मृति समिति का जैसे जिक्र उसने पुरस्कृत किया था। इसके अलावा हरियाणा साहित्य अकादमी ने इनको बहुत पुरस्कार, इनकी 7 ऐसी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को भी क्या है हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे उन रचनाओं का मैं जिक्र पहले तो जिक्र कर चुका हूं, तलाश जारी है, जिंदगी और नाटक, एक सिद्धार्थ और सिंधु पुत्र, विष गाथा, विराट बोना, ढाई नाटक, ये जो 7 रचनाएं हैं, 7 कृतियां हैं, इनको हरियाणा साहित्य अकादमी से नवाजा जा चुका है। दोबारा सुनना, ये हमेशा पूछी गई है, 7 रचनाओं में से आपकी 2 रचना पूछी गई है। नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों के अंदर ये 5 रचनाएं भी आपको देखने को मिलेगी। दोबारा सुनना, तलाश जारी है, जिंदगी और नाटक, एक सिद्धार्थ और सिंधु पुत्र, विष गाथा, विराट बोना और ढाई नाटक, ये 7 जो कृतियां हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं। तो आज की जो क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मेरे को बताएं भी आपको क्लास कैसी लगेगी। जितने भी जो लेखकों से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनकी आपको कहीं भी रचना और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी रचना छोड़ने का काम नहीं किया भी उन साहित्यकारों की कोई रचना छोड़ें जो आपसे कभी ना कभी पूछी जाए। तो सभी बच्चों को इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।